चलो देखिए, साइकोलॉजी का जो क्या था, लास्ट क्लास था, उसमें हम लोग लास्ट में क्या समझ रहे थे कि कोई भी सब्जेक्ट का दो पार्ट होता है, नहीं उसमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो हमने ये देखा था क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि बायोलॉजी के और सोशल साइंस के मेथड से हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और उस डेटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग किस चीज का स्टडी करते हैं, हम लोग मेंटल प्रोसेस क्या होता है उसको समझते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी को क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। और मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी कंटिन्यू करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। जो हम लोग बार बार शब्द इस्तेमाल करते हैं आगे, मेंटल प्रोसेस क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस क्या होता है, उसको हम लोग एकदम सेपरेटली क्या करेंगे, सबको समझेंगे कि साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेस कैसे स्टडी करते हैं, मेंटल प्रोसेस होता क्या है, साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। जब साइकोलॉजी में हम लोग मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद देखेंगे साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस सबको क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। जब हम देख रहे थे मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी तो हम लोगों ने देखा था क्या कि साइकोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट को इजीली डिफाइन नहीं किया जा सकता है। रीजन क्या है किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन ना कर पाने का, किसी भी सब्जेक्ट का डिफाइन ना कर पाने का रीजन ये है कि हर सब्जेक्ट अपने आप में क्या होता है, बहुत ही वास्ट होता है, नहीं बहुत ही बड़ा होता है। जो टॉपिक्स उस सब्जेक्ट में, उस डिसिप्लिन में डिस्कस करना होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। और साथ ही साथ आपको कोई भी सब्जेक्ट क्या होता है, समय के साथ इवॉल्व होते जाता है, नहीं उसमें नई चीजें जुड़ती जाती है, उसका रूप रंग बदलते जाता है। तो इस इवोल्यूशन के प्रोसेस से जो सब्जेक्ट गुजर रहा है, जो सब्जेक्ट समय के साथ इवॉल्व कर रहा है, और जो सब्जेक्ट क्या बोल सकते हैं आप, समय के साथ इवॉल्व कर रहा है, बहुत ही वास्ट टॉपिक उसमें डिस्कस करना है, उसका रेंज बहुत बड़ा है, उसमें बहुत कुछ चीजें हैं जो पढ़ना है, तो उस सब्जेक्ट या उस डिसिप्लिन को आप इजिली डिफाइन नहीं कर सकते। फिर भी हम लोगों ने क्या किया था, साइकोलॉजी को दो वर्ड्स का मीनिंग से क्या करने का प्रयास किया था, डिफाइन करने का प्रयास किया था। और हमने देखा था क्या, जो पहले हम लोग मात्र मेंटल प्रोसेस को पढ़ते थे, धीरे धीरे जब साइकोलॉजी इवॉल्व हुई तो साइकोलॉजी में हम लोगों ने ह्यूमन एक्सपीरियंस और ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना क्या किया, शुरू। तो ये तो तीन फिर से बेसिक हो गए हैं क्या, मेंटल प्रोसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंस और ह्यूमन बिहेवियर। ये तीन ऐसे बेसिक चीज हैं जिसको हम लोग साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। लेकिन आगे आगे साइकोलॉजी जब और इवॉल्व हुआ है तो हम लोगों ने क्या किया, साइकोलॉजी में और चीजों को इंक्लूड किया, और बहुत सारी चीजों क्या किया हम लोगों ने साइकोलॉजी के अंतर्गत, अंडर साइकोलॉजी, सब्जेक्ट साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट में क्या किया, उन चीजों को पढ़ना शुरू किया है। चलिए ध्यान दीजिए, तो मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी कंटिन्यू करते हैं। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी जब खत्म करेंगे तब साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस क्या करेंगे और शुरू करेंगे, और इसी प्रकार से हम लोग का पढ़ाई क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो क्या लिखा है, डेटा के बारे में लिखा है, समझिए। हमारे पास सुबह से शाम अलग अलग टाइप का डेटा आते रहता है, नहीं अगर हम डेटा प्राप्त करना चाहे तो आज के जमाने में इंटरनेट पे एक सर्च करिएगा गूगल पे, आपको अलग अलग चीजों का अलग अलग क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। किसी प्रोडक्ट को ही लीजिए तो एक पर्टिकुलर ब्रांड का चाय पत्ती कितने लोग कंज्यूम करते हैं, एक दूसरे पर्टिकुलर ब्रांड का चाय पत्ती कितने लोग कंज्यूम करते हैं, आपको आसानी से इसका डेटा मिल जाएगा। दूसरा, गर्ल्स एजुकेशन की बात करिए, भारत में किस उम्र की महिला कितनी शिक्षित है, नहीं अभी देखिएगा तो आपको एक से एक क्या मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन डेटा। जैसे कि अभी के टाइम में जो महिलाएं कितनी साल की है, 50 से 70 वर्ष की है, नहीं अभी के टाइम में, नो अभी के टाइम में जो महिलाएं 50 से 70 वर्ष की है उसमें कितनी शिक्षित हैं। अभी के टाइम में जो महिलाएं क्या है 30 से 50 वर्ष की है उसमें कितनी शिक्षित हैं। अभी के टाइम में जो महिलाएं 20 से 30 वर्ष की है उसमें कितनी शिक्षित है। और अभी के टाइम में जो लड़कियां क्या है आपको 8 से लेके 15-20 वर्ष की है उसमें कितनी शिक्षित है। तो ये आपको ऐसा बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। वैसे ही कितने जो लोग हैं एजुकेटेड हैं उसके बाद उनको उन्हीं के फील्ड में क्या मिला है, काम मिला है। कितने लोग एजुकेटेड हैं, एक किसी भी फील्ड का हायर स्टडीज किए हैं लेकिन उसके बाद उनको उस फील्ड में काम नहीं मिला। जैसे कि इंजीनियर्स को ले लीजिए क्या, तो इंजीनियर्स इंडिया में लगभग हर साल 15 लाख इंजीनियर्स क्या होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, नहीं हर साल 15 लाख इंजीनियर्स को सर्टिफिकेट मिलता है, नो यू आर इंजीनियर।
लेकिन उस 15 लाख में से कितने लोगों को उसी के फील्ड में जॉब मिलता है, इसका एक अलग डेटा मिल जाएगा। उसमें से कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, ये एक अलग डेटा मिल जाएगा। कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में भी खास करके सिविल सर्विसेज में जाते हैं, उसका एक अलग डेटा मिल जाएगा। रेलवे में कितने लोग जाते हैं, एसएससी में कितने लोग जाते हैं, कितने लोग एज ए टीचर अपना काम करना शुरू कर देते हैं, कितने लोग उसके बाद क्या करते हैं, अपना स्टार्टअप करते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स क्या करते हैं, अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वहां पे खुद का क्या करते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं ना, खुद का कुछ नया बनाना शुरू करते हैं। कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकता है, कुछ भी क्या करते हैं, नया शुरू करते हैं। तो कितने लोग क्या कर रहे हैं, उसका आपको क्या मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। वैसे ही आप ले लीजिए क्या बॉयज के केस में एजुकेशन का, तो उसका भी डेटा मिल जाएगा। कितने लोग को सही से खाना मिल पा रहा है, कितने लोग को सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, कितना खाना में कितना परसेंट क्या है ऐसा हार्मफुल केमिकल है जो आपके बॉडी के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा, बहुत ही हार्मफुल है, उसका भी क्या मिल जाएगा आपको डेटा। कितने लोग के पास पक्का घर है, कितने लोगों के पास कच्चा घर है, कितना पक्का सड़क, कितना कच्चा सड़क, कितने सड़क की कंडीशन अच्छी है, कितने सड़क की कंडीशन अच्छी नहीं है, कितने पॉलिटिशियन करोड़पति हैं, कितने पॉलिटिशियन नॉर्मल है, कितने पॉलिटिशियन क्रिमिनल है, कितने पॉलिटिशियन एजुकेटेड हैं। इन सब चीजों का एक एडीआर करके क्या है, एनजीओ है, नहीं एडीआर उसका यानी शॉर्ट फॉर्म है। तो ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है, ऐसा बहुत सारा अलग अलग टाइप के लोग हैं जो क्या करते हैं, हर मुद्दे पे चीजों को सर्वे करके, डेटा कलेक्ट करके, डेटा पब्लिश करते रहते हैं इंटरनेट पे। और आपको बहुत ही इजीली कुछ सर्च में क्या हो जाएगा, हर किसी भी टाइप का आपको डेटा अवेलेबल हो जाएगा। कितने टाइप, कितने परसेंट लोग पॉलिस्टर का कपड़ा पहनते हैं, कितने टाइप के लोग, कितने परसेंट लोग कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, कितना परसेंट मॉल से शॉपिंग करना प्रेफर करता है, कितना परसेंट लोग एक जो पर्सनल दुकान होता है सबका उससे शॉपिंग करना प्रेफर करता है, और कितना परसेंट लोग कपड़ा के केस में अमेजोन, मीशो, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट जैसा एप्लीकेशन को, या अजियो जो भी हो, इन सबको क्या करना चाहता है, इन सबको प्रेफर करता है। इस सब का भी अलग डेटा आपको मिल जाएगा। कितना परसेंट लोग फोन जाके किसी लोकल शॉप से खरीदना चाहता है, और कितना परसेंट लोग इसी फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट से क्या करना चाहता है, कोई फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना चाहता है। तो इस प्रकार का अलग अलग टाइप का, अलग अलग फील्ड का, अलग अलग डिपार्टमेंट का आपको डेटा मिल जाएगा। बैंक में कितने कर्मी सही से काम करते हैं, कितना नहीं करते हैं, रेलवे कितना लेट होता है, कितना नहीं होता है, रेलवे में सुरक्षा को लेके क्या है, रेलवे में सफाई को लेके क्या है, रेलवे में भीड़ को लेके क्या है, रेलवे में कितना वैकेंसी खाली है जिसको भरा जाना चाहिए, क्यों नहीं भरा जा रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ह्यूमन मिनिस्ट्री क्या कर रहा है, फॉरेन डिपार्टमेंट, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो क्या कर रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कर रहा है, खुद प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, पीओमी में क्या चल रहा है, उसके बाद कोर्ट क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, हाई कोर्ट क्या कर रही है, पुलिस लेवल पे क्या चल रहा है, आर्मी में क्या चल रहा है, देश के अंदर में इन्वायरमेंट का कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं आप, ग्रीन हाउस गैसेस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, इनका क्या लेयर है, ओजोन लेयर का क्या चल रहा है, ऑक्सीजन का क्या लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या लेवल है, नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, नंबर एरिया जो फॉरेस्ट का है वो कैसा है, उसमें कितने अलग अलग वेरिएंट के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, कितने नहीं है, उनके साथ क्या हो रहा है। इस प्रकार का तमाम इन्फिनाइट अलग अलग चीजों क्या हो सकता है, आपको अनेक प्रकार के आपको डेटा आसानी से अवेलेबल हो सकता है। अब डेटा अपने आप में, आपके पास डेटा मौजूद है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बस आपके पास डेटा मैं आपको दे दूं कि लीजिए ये डेटा पकड़िए, उस डेटा का अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस नहीं, उस डेटा का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। डेटा का महत्व तब है व्हेन यू एनालाइज दैट पर्टिकुलर डेटा। नहीं, आप जब किसी डेटा क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, नहीं समझने का प्रयास करते हैं उस डेटा के बारे में कि ये डेटा क्या है, यहां से क्या समझ में आता है। जैसे कि देखिए, अभी मैं एक हाइपोथेटिकल ले रहा हूं ना, एक काल्पनिक डेटा ले रहा हूं खुद से, कि अभी के टाइम में देखा जाए जो महिला आज 50 से 70 वर्ष की उम्र में है, नहीं उसमें से ज्यादातर लोग 5वीं 6वीं 7वीं पास होंगे। ठीक, उसके बाद से जो महिला आज कितना है 40 से 30 से 50 वर्ष में, उसमें से ज्यादातर जो क्या होंगे, एवरेज देख लीजिए तो वही 9वीं 10वीं तक मैक्सिमम। वही जो आज कितने वर्ष की हैं 20 से 30 वर्ष की, उसमें से बहुत सारे क्या होंगे, आपको 12th वगैरह किए होंगे, कुछ ग्रेजुएट भी किए होंगे। और ये जो 5 7 से लेके 20 वर्ष ले लीजिए, तो इन लोगों का पढ़ाई का लेवल कुछ और अच्छा है, ये लोग और आगे जाएंगे तो ये लोग ग्रेजुएट तक कर रहे हैं। नहीं, आजकल आम यानी कि नॉर्मल जो गर्ल्स होता है वो भी क्या कर रहे हैं,
एटलीस्ट बैचलर इन आर्ट्स हो या मास्टर इन आर्ट्स हो, बहुत लोग कर रहे हैं, नहीं बीए एमए धड़ल्ले से किया जा रहा है। अब अपने आप में ये अलग बात है कि वो जो बीए एमए कर रहे हैं उसका उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक लड़की थी, वो 12th का एग्जाम देने वाले थे, बताता हूं मैं आपको यानी कि एजुकेशन का क्या स्थिति है, ये भी एक प्रकार का डेटा ही है। एक लड़की तो जो 12th का क्या देने वाले थे, एग्जाम देने वाले थी, उसका एक सब्जेक्ट था, वो आर्ट्स ली थी, आर्ट्स ऑप्ट की थी, कला, आर्ट्स बोलिए ह्यूमैनिटीज बोलिए, आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज को आर्ट्स बोलते हैं। तो आर्ट्स में उन्होंने एक सब्जेक्ट क्या लिया था, ज्योग्राफी। उससे किसी ने पता है क्या पूछा कि ज्योग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसे नहीं पता था। उसे ये तक नहीं पता है कि जियोग्राफी को भूगोल बोलते हैं, भूगोल को जियोग्राफी बोलते हैं, और उसका एक सब्जेक्ट है जियोग्राफी। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो इसीलिए जो अभी के टाइम में देखिएगा, गर्ल्स बोलिएगा कि नहीं गर्ल्स बहुत ज्यादा पढ़ लिख रही है, मास्टर्स करने जा रही है, बैचलर्स करने जा रही है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है गर्ल्स। हाँ, गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर रही है, बॉयज भी जो कर रहे हैं। लेकिन अभी के टाइम में जो पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन किया जा रहा है धड़ल्ले से, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है। क्योंकि अभी के टाइम में आप देखिएगा, कोई हर अगला व्यक्ति क्या है, 12th पास है। नहीं, आप आस पास में घूमिएगा तो जो अभी के टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं जो अभी क्या बोल सकते हैं 15 से 25 वाले के, अभी के टाइम में जो 15 से 25 है, या 15 से 25 छोड़िए ना, अभी के टाइम में जो क्या है 20 से 25 के उम्र में है, गर्ल्स या बॉयज, उसमें से ज्यादातर व्यक्ति आपको मिलेगा जो 12th पास है। अभी के टाइम में जो 20 से 25 साल का है, उसमें से मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, 12th पास है। और एक बहुत बड़ी संख्या उनकी भी होगी जो लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं। दो कैटेगरी बता रहा हूं, पहला तो 20 से 25 उम्र के जो लोग अभी हैं, 20 से 25 साल के अभी जो लोग हैं 20 से 25 साल के, और उसमें ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे क्या, मैक्सिमम जो 12th ऑलरेडी पास कर चुके हैं, नहीं 12th कंप्लीट हो चुका है उनका। और बहुत ऐसे भी मिलेंगे जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएट हो रहे हैं। लेकिन उनसे आप बोल दीजिए एक एप्लीकेशन लिखिए, एक मेल टाइप करिए, अपना रेज्यूमे बनाइए, या अपने उनके सब्जेक्ट्स या उनका जो भी क्या बोलते हैं उस सब्जेक्ट्स के अंदर टॉपिक सब टॉपिक्स है, उससे जुड़ा हुआ कुछ भी उनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ दीजिए, तो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है उन क्वेश्चन को क्या कर पाना, आंसर कर पाना। नहीं, कोई मास्टर्स इन क्या हो, आर्ट्स, नहीं मास्टर ऑफ आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, और उससे आप क्या करिए, आर्ट्स के इतने धुरंधर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स तक की डिग्री ऑप्ट कर ली है, उनसे आप बेसिक जाके एक पॉलिटिकल किसी टॉपिक के बारे में या थोड़ा सा क्या करिए, उनका पॉलिटिकल व्यू समझने का प्रयास करिए। कई दफा उनको ये समझने में दिक्कत हो जाता है कि पॉलिटिकल व्यू क्या होता है, नहीं पॉलिटिकल व्यू क्या होता है। उनसे किसी विचारधारा के बारे में बात करिए, उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि विचारधारा क्या होता है, नहीं कोई आइडियोलॉजी क्या होता है। तो एजुकेशन का कंडीशन ये है, भले ऊपर ऊपर से क्या हो गया है, लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं क्या डिग्री के मामले में, नहीं एमए बीए का लोगों के पास डिग्री आ गया है, लेकिन जब उस एजुकेशन का इम्प्लीकेशन या एप्लीकेशन के बारे में बात करिएगा, एग्जीक्यूशन के बारे में बात करिएगा, समझने का प्रयास करेगा इसे कितना पता है, तो पता चलेगा कि उसे उतना ही पता है जितना एक 5वीं पास को पता है। ठीक है, अच्छे से एक व्यक्ति जब 5th पास कर जाता है, उतना ही आज उस व्यक्ति को पता है जो एमए कर लेता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको लिखने पे, पेपर भरने पे, असाइनमेंट छापने पे, इसी चीज पे क्या मिलता है, नंबर मिल जाता है, और किसी प्रकार से 33% हो, 35 हो, 40% हो, कई दफा 50 और 60% से भी बच्चे आसानी से अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर कर लेते हैं, लेकिन एज अ रिजल्ट उनको कुछ पता नहीं होता है। समझे? तो ये जरा बात है, इसको जरा समझिएगा। इसीलिए आप क्या सीखते हैं उसके साथ ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हैं, कितना समझ रहे हैं। बस डिग्री से मैटर नहीं करता। आप क्लास 10th पास कर चुके हैं और आपसे क्लास 10th के साइंस का, मैथ्स का, सोशल साइंस का बेसिक क्वेश्चंस आपको नहीं बन पा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है आपके क्लास 10th का। ठीक है, तो जब भी पढ़े, जब भी सीखे, जितना भी डिग्री हासिल करे, अपने अंदर काबिलियत डेवलप करिए। नहीं, आपका जो अंदर काबिलियत होगा, जो आप काम कर पाइएगा, जिस चीज को आप उसका एप्लीकेशन दिखा पाइएगा, जिसको आप इंप्लीमेंट कर पाइएगा, एग्जीक्यूट कर पाइएगा, वही क्या आएगा, आपके काम में आएगा। अगर आपको 10th तक का सही से आता है तो कुछ नहीं तो कम से कम आप अंदर 10th के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, नहीं वो तो कम से कम काम में आया। और नहीं आता वो 10th का
होने के लिए आप क्या हो चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी क्लियर हो गया है, और आप अंडर 10 के बच्चे को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन किसी काम का नहीं। उस डिग्री में आग लगा दीजिए, वो आपके पास है या नहीं है उसका कोई यूज नहीं है। हाँ, उसका मात्र इतना ही यूज है कि आप किसी फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं, अगर कोई ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म आता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, तो उस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको कुछ आता नहीं है तो आपका एग्जाम भी कभी निकलने वाला नहीं है। समझे? तो आफ्टर कंप्लीटिंग क्या, MA BA 12th, आप अपने हायर क्लास को जैसे पहुंचते हैं, 11th में पहुंचते हैं, और 10th के स्टूडेंट को नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं उसको, नहीं, आप 11th क्लास में पहुंच के 10th के स्टूडेंट को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, दुख की बात है, लेकिन हकीकत यह है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक। अगर पढ़े होते तो 10th के स्टूडेंट को आप क्या कर पाते, टीच कर पाते। तो जब भी आप अपने नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो आपको अपने आप को चेक करना चाहिए, क्या मैं अपने लोअर क्लासेस को पढ़ा सकता हूँ? हाँ, अगर पढ़ा सकता हूँ तो ही मैं सही से पढ़ रहा हूँ या सीख रहा हूँ या समझ रहा हूँ या जान रहा हूँ। नहीं पढ़ा सकता हूँ तो बिल्कुल मैं सही से पढ़ भी नहीं रहा हूँ। सही से पढ़ने की क्या आपको जरूरत है। चलिए, तो किसी प्रकार का डेटा है, ये जो अभी क्या लिया, डेटा लिया, नहीं, गर्ल्स कितना, किस एज की गर्ल्स कितने क्लासेस तक पढ़ी है। अब इस डेटा को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो भी अभी के टाइम में ज्यादा उम्र की महिलाएं हैं उनकी शिक्षा क्या हुई है, कम। मतलब अतीत में महिलाओं की शिक्षा पे कम जोर दिया गया था, नहीं। आज जो 50 से 70 साल की है, मैं बोल रहा हूँ कि लगभग 7वीं 8वीं 5वीं तक पढ़ी होंगी। उसके बाद जो 30 से 50 साल की है वो लोग मैक्सिमम 10वीं तक। उसके बाद जो 20 से 30 साल की है वो ग्रेजुएशन करी होगी या 12th वगैरह, और बाकी लोग तो भी पढ़ ही रहे हैं। तो मैं जो आपको ये बता रहा हूं, इस डेटा से क्या पता चलता है, मैंने एक काल्पनिक डेटा लिया है, लेकिन काल्पनिक पूरा काल्पनिक भी नहीं है। अगर हकीकत भी देखिएगा तो हकीकत यही सामने निकल के आएगा जो मैं भी डेटा बोल रहा हूँ, कि आज के डेट में जो 50 से 70 साल की महिलाएं हैं उसमें से ज्यादातर महिलाएं मात्र 5वीं 7वीं तक पढ़ी हुई है, या फिर जो 30 से 50 साल की महिलाएं हैं उसमें से ज्यादातर महिलाएं 8वीं 9वीं मैक्सिमम 10वीं तक, और जो 20 से 30 साल तक की महिलाएं उनमें अधिकतर क्या किए, 12th पास है, और कुछ कुछ ग्रेजुएशन भी कर रही है, और कुछ कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन भी। और अगर किसमें आए हैं, और बाकी 20 से कम वाले वो लोग तो पढ़ाई अपना जारी रख रहे हैं, 12th वगैरह कर रहे होंगे। तो इस डेटा को अगर आप, उसको डेटा मिल गया आपको, ये डेटा, इस डेटा को अगर आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो इस डेटा को एनालाइज करने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि पास्ट में पहले महिलाओं के एजुकेशन पे क्या बहुत ही कम ध्यान दिया जाता था। महिलाओं के एजुकेशन पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इसका नतीजा क्या है कि गर्ल्स ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। अगर गर्ल्स के एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता तो गर्ल्स क्या होती है, एजुकेटेड होती है ना। तो ओल्ड एज में जो भी गर्ल्स हैं एजुकेटेड नहीं है, मतलब कि पहले जब उनके पढ़ाई का टाइम रहा होगा तब उन्होंने को नहीं पढ़ाया गया है। मतलब कि आज से 20 साल 30 साल 50 साल 150 साल, ये 150 साल नहीं जाइए, 50-70 साल पहले चले जाइए, तो उस टाइम पे महिलाओं के एजुकेशन पे कोई खास फोकस नहीं किया जाता था। और उस समय छोड़िए, आज भी देख लीजिए, आज भी अगर आप किसी भी क्लास में चले जाइए, अपने स्कूल्स में जाइए, अपने कोचिंग में जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो आपको गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो कितना मिलता है, 1:5 मिलता है, कहीं का 1:10 मिलता है। एक गर्ल्स और 10 लड़का, कभी कभार 1:5, एक लड़की तो उसके एवज में कितना होता है, 5 लड़का। 1:5 का मतलब क्या हुआ, अगर 5 लड़की है तो 25 लड़का। 1:10 का मतलब क्या हुआ, अगर 10 लड़की है तो 100 लड़का उसके सामने, नहीं। तो ये अनुपात मिलता है। तो गर्ल्स का नंबर जो होता है ना, बहुत ही क्या होता है, कम होता है। अगर आप क्या देखिएगा अभी अपने स्कूल्स में देख ले, अपने कोचिंग में देख लें, या अपने सराउंडिंग में देख लें, तो गर्ल्स का जो पार्टिसिपेशन होता है स्कूल जाने में, गर्ल्स जितने कोचिंग्स वगैरह पढ़ने जाते हैं उनका नंबर ऑलरेडी बहुत ही क्या होता है, कम होता है। हाँ, क्योंकि आजकल लोग क्या सोच रहे हैं कि नहीं, लड़की हो कुछ भी हो, एक बेसिक शिक्षा होनी चाहिए। वो अलग बात है कि बेसिक शिक्षा भी सही से पूरी नहीं हो पा रही है। आप अगर बहुत सारा डेटा उठाइएगा तो डेटा ये बताता है कि आज के टाइम में लगभग अराउंड 20% 25% स्टूडेंट्स जो क्लास 12th में हैं वो क्लास 2 का इंग्लिश और हिंदी का बुक सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। नहीं, क्लास 2 का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहा है, कौन, क्लास 11 12 का स्टूडेंट। ये एजुकेशन का लेवल है। मतलब ये जो लोग ग्रेजुएशन वगैरह कर जाते हैं उनसे अगर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर की बात करिए, या बेसिक साइंस और मैथमेटिक्स की बात करिए, उन्हें ये भी नहीं पता होता है, तो बेसिक भी क्या ही सीखते हैं। एक ट्रेंड चल गया है, एजुकेशन के लेवल को इतना गिरा दिया गया है कि हर अगला आदमी आसानी से क्या हो जाता है, डिग्री प्राप्त कर लेता है बिना कुछ पढ़े लिखे हुए।
तो जब बिना कुछ पढ़े लिखे हुए चंद पैसा देने से, और गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल होता है तो उसमें पैसा भी लगता नहीं है, पैसा देना नहीं है, और आपको क्या करना है, मेहनत करना नहीं है, और एकदम साधारण से तरीके से क्या हो जाता है, आप लोग को बिना मेहनत किए हुए, बिना पैसा दिए, बस थोड़ा मोड़ा एग्जाम देने चले जाओ, थोड़ा मोड़ा फॉर्मेलिटी कर लो, और एक आध दिन स्कूल कॉलेज वगैरह चले जाओ, इससे क्या हो जाता है, आपको मस्त एक डिग्री मिल जाता है। उसको रहने दीजिए, आपको क्या हो जाता है, मस्त एक डिग्री मिल जाता है। तो हर अगला आदमी क्या चाहता है कि ऐसा मस्त डिग्री हम भी ले लें। तो ये तो हमारे देश में एजुकेशन का लेवल है, तो ना कुछ बेसिक वगैरह कुछ नहीं हो पाता है। क्या है, जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, कहीं पे फ्री में क्या हो रहा है, आई का चेकअप हो रहा हो, नहीं तो जिसका आंख एकदम पूरा तंदुरुस्त है वो भी दिखाने चले जाता है कि नहीं फ्री में हो रहा है, करवा लेते हैं। और वहीं पे क्या हो रहा हो, पैसा देने के बाद चेकअप किया जा रहा हो, नहीं कि 1000 रुपया 2000 3000 रुपया लगेगा तब जाके आंख का इलाज होगा, आंख का चेकअप होगा, इलाज वगैरह का तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो जिसका आंख थोड़ा सा खराब भी रहता है वो क्या बोलता है, नहीं ये तो उम्र के कारण हो रहा है, इसमें डॉक्टर क्या ही कर लेंगे, ऐसा देखने को मिलता है ना। फ्री में आप क्या करिए, एक कैंप लगाइए कि फ्री में आंख का इलाज होता है, या फ्री में आंख का जांच होता है, इलाज नहीं होगा जांच होगा, बता देंगे आपकी समस्या क्या है और समस्या को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा एक बहुत बड़ा क्या लग जाएगा, कतार लग जाएगा क्या करने में, फ्री में आंख का जांच कराने में। वहीं आप आंख के जांच पे क्या कर दिए, थोड़ा सा कम ही रखिए, 500 रुपया रखिए, नहीं 500 रुपया दीजिएगा, तब क्या होगा, आपके आंख का जांच होगा, चेकअप होगा। तो देखिएगा जिसका आंख थोड़ा सा खराब भी रहेगा उसको बोलेगा जाके जांच करवा लो ना, पास में आया है, डॉक्टर के पास जाओगे धक्का खाने आए तो पास में कैंप लगा, जाके जांच करवा दो, तो क्या बोलेगा, नहीं क्या ही जांच कराएंगे, वो तो मेरा आंख ठीक ही है, थोड़ा सा उम्र के कारण दिखना क्या हो जाता है कम, ये तो सबको होता है, इसमें डॉक्टर क्या कर लेंगे। मतलब जहाँ पे फ्री होता है सब दौड़ जाते हैं, जहाँ पे मेहनत करना होता है पैसा लगता है वहां पे जाने से लोग क्या करते हैं, कतराते हैं। हमारे पढ़ाई को लेके भी यही बात है, क्योंकि एमए बीए करना, उसके बाद आर्ट्स सब्जेक्ट लेके 12th पास करना, आर्ट्स क्या साइंस लेके भी 12th पास करना, नहीं रिसेंटली आप स्टूडेंट्स को जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो लोग क्या करते हैं पीसीबी रखते हैं, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, नहीं उसमें बहुत सारा नंबर, तो लगभग 30 या 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिल जाता है, अराउंड 30 नंबर, तो 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिल गया, और क्या किया है 5-10 नंबर भी इधर उधर लेके आ गए हैं, तो सेकेंड डिवीजन से या थर्ड डिवीजन से या फर्स्ट डिवीजन से आसानी से क्या हो जाते हैं, पास कर जाते हैं। नहीं फर्स्ट डिवीजन से पास करना मुश्किल नहीं होता है, और सेकेंड डिवीजन से तो बहुत आसानी से, थर्ड डिवीजन की तो बात ही क्या, जाके पेपर में बैठ गए और कुछ भी लिख वगैरह के आ गए तो आसानी से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो शिक्षा का लेवल को इतना गिरा दिया गया है कि हर अगला आदमी क्या कर लेता है, डिग्री ले लेता है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर अगले आदमी को पढ़ने का अधिकार नहीं है, हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है, लेकिन पढ़ने के अधिकार के साथ साथ शिक्षा का क्या होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए। नहीं आप आसानी से किसी को पास मत करिए, 70% वगैरह क्या करिए, मैंडेटरी करिए, ठीक है। जहां भी क्या बता, कोई बच्चा जिस भी क्लास में है उसके नेक्स्ट क्लास में तभी जाएगा, एक तो टाइट एग्जाम होना चाहिए, 3 चीज में बस बात कर रहा हूं। पहला बात टाइट एग्जाम लीजिए, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट। दूसरा पूरे सिलेबस से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सरसाइज वगैरह से मात्र क्वेश्चन नहीं आएगा। तीसरा जब तक 70% नहीं लाता है तब तक उसको अगले क्लास में ना डाला जाए। 3 चीज बस करना है, सिलेबस अच्छे से, 4 चीज बोल देते हैं, पहले तो सिलेबस अच्छे से डिजाइन कीजिए, नहीं एक अच्छा खासा सिलेबस होना चाहिए, बहुत छोटा सिलेबस नहीं होना, एक अच्छा खासा सिलेबस डिजाइन कीजिए फर्स्ट। दूसरा चीज उसको अच्छे से पढ़ाइए और टफ टफ एग्जाम लीजिए। तीसरा चीज एग्जाम में पूरे सिलेबस से क्या आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए। और चौथा चीज क्या, जब तक 70% ना आए तब तक उसको अगले क्लास में नहीं डालिए। अगर ऐसा किया जाता है तो आसानी से कोई भी बच्चा क्या करेगा, आगे जब जाएगा तो आगे की समस्याओं जो होगी उसको आसानी से टेकल कर पाएगा और आसानी से चीजों को समझ पाएगा, क्योंकि वो जो अगले क्लास में गया है वो अपने पिछले क्लास को पूरा सीखने के बाद पहुंचा है। और जब पिछला क्लास पूरे सीखने के बाद अगले क्लास में पहुंचेगा तो अगले क्लास में समझने में दिक्कत नहीं होगा। और जो नहीं पहुंच पाएगा तो क्या दिक्कत है, एक ही क्लास में 5 साल लेगा, 6 साल लेगा, लेकिन 6 साल बाद भी अगर अगले क्लास में जाता है तो कम से कम 6 साल में कुछ सीख के जाएगा ना। नहीं तो होता क्या है, लोग ऐसे ही क्या कर जाते हैं, बिना पढ़े लिखे 10th 12th ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं, कुछ आता जाता नहीं है। और इसमें लोग को लगता है कि नहीं अच्छी बात है ना, हम बिना पढ़े लिखे पहुंच गए। नहीं, आप जब बिना पढ़े लिखे पहुंच गए ना आगे, ये आपके लिए खराब बात है, आप कुछ सीख ही नहीं पाए। अगर वही आप पढ़ लिख के जाते, वही रूल्स स्ट्रिक्ट होता, तो आप क्या करते हैं उस टाइम में पढ़ पाते, नहीं और उस टाइम में पढ़ पाते क्या होता आपके लिए अच्छा होता। समझे?
तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा अभी कि कोई भी अगर डेटा दिया हुआ है तो उस डेटा को अगर आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उस डेटा के बारे में सोचते हैं, उस डेटा से क्या निष्कर्ष निकल के आता है। जैसे इस ब्रांड का चाय पत्ती सबसे ज्यादा खाया जाता है, तो वहां से एक डेटा मिला। अब उस डेटा को अगर आप एनालाइज करिएगा तो डेटा को एनालाइज करने के बाद क्या पता चलेगा कि इस चाय पत्ती में ऐसा ऐसा फ्लेवर मिलाया जाता है, इस फ्लेवर के चक्कर में लोग क्या करते हैं, उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का फ्लेवर क्या है, लोगों को बहुत ही पसंद आता है। तो वहां से आप क्या पता चलेगा, एक कंट्री के टेस्ट के बारे में पता चलेगा, नहीं उस कंट्री के लोग किस प्रकार का टेस्ट पसंद करते हैं, किस प्रकार का चीज खाना पसंद करते हैं। यही कुल मिला के क्या है, डेटा के बारे में बात है। अब देखिए साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, साइकोलॉजी एज ए स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या लिखा है समझिए, एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। हम किस चीज पे क्या एक्सपीरियंस करेंगे हमारे ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, नहीं। जैसे कि बताता हूं, देश में क्या हो गया, टेररिस्ट अटैक हुआ। अब देखिए किसी भी कंट्री में कोई भी फॉरेन से आदमी आके, कोई भी बाहर से आदमी आके देश में अटैक कर पा रहा है, देश को नुकसान पहुंचा पा रहा है, देश पे हमला कर पा रहा है ये तभी संभव होगा कब, जब देश के कुछ ना कुछ इंटरनल लोग जो क्या हो, देश के अंदर के लोग उसका साथ दे रहे हो, नहीं। जब तक देश के अंदर के लोग ही इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक बाहर से आके कोई हमला नहीं कर सकता है। पढ़ाई पे फोकस रखिए, सराउंडिंग में नहीं, ठीक है गौरव। देश का जो अंदर कोई क्या हो रहा है, टेररिस्ट अटैक हो रहा है, देश के अंदर टेररिस्ट अटैक तभी हो पाएगा जब देश के कुछ लोग जो देश के अंदर है वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, नहीं। या कुछ लोग जो वहां से आए हैं और इस यहाँ पे बसे हुए हैं, हो सकता है बाहर के हो लेकिन इस देश में बसे हुए हैं, किसी भी देश में बसे हुए हैं, और यहाँ की सूचना क्या कर रहे हैं, उन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं। और यहाँ की सूचना जब उन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे वो क्या कर पा रहे हैं, अपना प्लानिंग पर कर पा रहे हैं, और किस एरिया पे अटैक करना उसको क्या कर पा रहे हैं, डिसाइड कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ जो 26/11 क्या हुआ था, हमला हुआ था ना, अजमल कसाब जो पकड़ा, जिसे फांसी मिली थी। अगर कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग उसका पूरा डिस्कशन करेंगे, कैसे वो लोग पाकिस्तान में उनका ट्रेनिंग हुआ कैसे इन लोग को चुना गया हमला करने के लिए, कैसे उनका पाकिस्तान में क्या हुआ है, ट्रेनिंग हुआ है। ट्रेनिंग वगैरह के बाद कैसे वो लोग क्या किए, इंडिया में एंटर किए, मुंबई कैसे आए, अलग अलग जगह कैसे पहुंचे, कहाँ कहाँ अटैक किए, फिर वो कैसे पकड़ा गए, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्या क्या कन्फेस किया। और जो अलग अलग टेररिस्ट थे, 10 लोग थे, उसमें से आई थिंक 9 लोग मारे गए थे, एक जो जिंदा था उसका नाम क्या था, अजमल कसाब। तो फिर अजमल कसाब का जब पुलिस ने क्या किया, उसका एक प्रकार से टॉर्चर किया या उससे इंफॉर्मेशन निकाला, जो भी उसका टॉर्चर करके उसका इंफॉर्मेशन निकाला, पूछताछ वगैरह किया, जो भी उसके साथ हुआ, कितना टॉर्चर हुआ, कितना टॉर्चर नहीं हुआ, फांसी का सजा कब मिला, क्या क्या उसके अंदर प्रूफ वगैरह थे, उस सबको पूरा अगर डिटेल में डिस्कशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो जो पूरा घटना हुआ था उसमें कुछ हमारे ऐसे लोग इन्वॉल्व थे जो बहुत पहले से हमारे देश में आके रह रहे थे, और यहाँ से वो क्या कर रहे थे, पिक्चर्स क्लिक करके, वीडियो क्लिक करके बहुत सारा इंफॉर्मेशन क्या कर रहे थे, किसी उन व्यक्तियों को भेज रहे थे, मेल्स वगैरह से बहुत सारा इंफॉर्मेशन उनको भेज रहे थे। तो जब इस एरिया में कोई व्यक्ति आके लोकली यहाँ पे रहता है और यहाँ का इंफॉर्मेशन वहां के लोगों को भेजता है, तब जाके एक प्रॉपर टेररिस्ट अटैक की क्या हो पाती है, प्लानिंग हो पाती है, समझे। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं अभी, तो अगर कहीं पे टेररिस्ट अटैक होता है तो जो इसके प्लानिंग में है, जो ये लोग कर रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, बहुत अच्छा फील है, नहीं कि वाह हम लोग इतने लोगों को मार पाए, जितना लोगों को मार पाएंगे उसके लिए अच्छा है। लेकिन जो आम आदमी है, आम आदमी उसके लिए क्या है, एक मसाला न्यूज है। आम आदमी के लिए दुख नहीं है, फालतू बात हो जाएगा, आम आदमी कोई दुखी नहीं होता है। आम आदमी अगर दुखी होता तभी लगातार इंडिया में बहुत जगह क्या हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है ना, हाल ही में विद इन अ वीक क्या हुआ है, बहुत जगह कश्मीर वैली साइड में, कश्मीर के साइड में, उसके बाद वैष्णो देवी वगैरह भी जाते हैं तो काफी वहां पे स्ट्रिक्ट हो गया है, उसके हाथ आस पास में बहुत सारे इलाकों में आतंकवादी हमला हुआ है। लेकिन क्या आम आदमी को कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। बहुत लोगों को देश में पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, नहीं हुआ, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कैसे क्या करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो शिक्षा का स्तर क्या है, बहुत ही गजब का है। लेकिन जिनको पता भी है, क्या उनको दुख हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो आम आदमी के लिए कोई भी हमला, कोई भी अटैक क्या होता है, एक मसाला न्यूज होता है, उससे अधिक कुछ नहीं। और जो टेररिस्ट होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये मस्त एक
फन होता है, मस्त एक मजे वाली बात होती है, मस्त एक प्रॉड वाला बात होता है, क्या हम लोग अटैक कर पाए, जो हमारा पर्पस था वो फुलफिल हो पाया। और तीसरा, दुख की बात किसके लिए होती है? जिन्होंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खो दिया उस हमले में। वो हो सकते हैं उन मासूम लोगों के घर वाले जिनको टेररिस्ट ने मार दिया, या फिर उस बहादुर शहीद सैनिक के घर वाले जो लड़ते लड़ते क्या हो गए, शहीद हो गए, नहीं? तो इनको दुख होता है। आम जनता के लिए मसाला न्यूज होता है, और जो टेररिस्ट होते हैं उनके लिए एक प्रॉड वाला फीलिंग होता है। तो ध्यान दीजिए, सेम घटना है। सेम घटना क्या है? आतंकवादी हमला हुआ। सेम घटनाओं को लेके जो आतंकवादी है उनके लिए गर्व वाला फीलिंग है, नहीं? वो गर्व महसूस करने की मैंने इतने लोगों को मार दिया। उसी घटना का जो न्यूज है वो आम आदमी के लिए क्या है? एक मसाला न्यूज से मजा आ रहा है कि नहीं, बहुत ही बढ़िया मसाला है। और उसी घटना पे, सेम घटना पे, ठीक है ना, सेम घटना पे वो लोग दुख मना रहे हैं जिनके परिवार के मासूम लोग उसमें मारे गए, या फिर जिनके बेटे क्या थे, बहादुर बेटे उस हमले में शहीद हो गए। हमारे जवान, हमारे आर्मी के बहादुर सिपाही उस क्या हो गए, अटैक में शहीद हो गए। उनको क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। किसी के लिए मसाला न्यूज और किसी के लिए गर्व कराने वाली बात है। तो कोई चीज जो होता है हमारे साथ, उसको, उससे हम क्या यानी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा होगा किसी घटना के बाद, ये डिपेंड उस पर करता है कि जो एक्सपीरियंस कर रहा है। दो टीम का मैच हो रहा है, नहीं? मान लीजिए इंडिया का और अफगानिस्तान का लास्ट मैच हुआ था, नहीं, लास्ट नाइट में, क्या पता कौन जीता, आई थिंक इंडिया जीता होगा, नहीं, कमजोर टीम है सामने अफगानिस्तान की। तो अब इंडियंस के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये घटना क्या है, उनको खुशी दिलाता है। वहीं अगर अफगानिस्तान के जो जनता है, या अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं, या अफगानिस्तान टीम के जो फैंस हैं, उनके प्रोस्पेक्टिव से देखें तो दुख वाली बात है, नहीं, हमारा टीम हार गया। तो किसी चीज को लेके आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस करने वाला व्यक्ति कौन है, समझे? कोई अपने आप में रेंडमली चीजें नहीं होती। एक्सपीरियंस करने वाला, हु इज द एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंसर पे डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सपीरियंस करिएगा, समझे? तो ये लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है क्या, हम लोग मेंटल प्रोसेस का यूज करते क्या कब करते हैं? मेंटल प्रोसेस मतलब क्या? देखिए, जब आप सोच रहे हैं तो जो हो रहा है, जिस चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं सोचने का, उसी को क्या बोलते हैं? मेंटल प्रोसेस। कोई बोलेगा मेंटल प्रोसेस मतलब क्या, तो बोलेगा सोचने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वही क्या है? मेंटल प्रोसेस। या जब हम लोग सोच रहे होते हैं तब लोग मेंटल प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है? मेंटल प्रोसेस माने क्या? जब सोच रहे होते हैं तब क्या कर रहे होते हैं? मेंटल प्रोसेस। जब कोई चीज जानने का प्रयास कर रहे होते तब क्या कर रहे होते हैं? मेंटल प्रोसेस। जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे होते तब क्या कर रहे होते हैं? मेंटल प्रोसेस। जब आप किसी चीज को याद रखने का प्रयास कर रहे हो तब क्या कर रहे होते हैं? मेंटल प्रोसेस। तो कोई पूछे कि मेंटल प्रोसेस मतलब क्या, तो जब सोच रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस मतलब वो जब हम सोच रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मेंटल प्रोसेस। जब आप किसी चीज को जानने का प्रयास कर रहे हो तब जो कर रहे हो तो उसी को क्या बोलते हैं? मेंटल प्रोसेस। और जब आप क्या कर रहे होते हैं, किसी चीज को समझने का प्रयास कर रहे होते, जानने का प्रयास कर रहे होते, याद रखने का प्रयास कर रहे होते, सोच रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते, तब जो आप कर रहे होते हैं थिंकिंग के बेसिस पे, उसी को क्या बोलते हैं? मेंटल प्रोसेस। तो यही कुल मिला के बात कहाँ लिखा है? इस बोर्ड पे। तो चलिए एक एक करके क्या कर लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, डेटा को अगर अच्छे वे में यूज किया जाए और डेटा का प्रॉपर एनालिसिस हो तो हमें डेटा से काफी नॉलेज मिल सकता है। वह डेटा अब एक रैंडम डेटा नहीं होगा, इसीलिए डेटा का हमें प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए। मतलब डेटा को जब तक आप क्या करते हैं, डेटा का एनालिसिस नहीं करते, डेटा को एनालाइज नहीं करते, तब तक वो डेटा आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मली डेटा से कुछ नहीं होने वाला है। जब डेटा को आप प्रॉपरली क्या करिएगा, एनालाइज करिएगा, उसको समझने का प्रयास करिएगा, उस डेटा से आपको क्या समझ में आना चाहिए उसको जानने का प्रयास करिएगा, तब जाके डेटा यूजफुल होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपके लाइफ में डेटा का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, नहीं? तो हमेशा जब कोई आपको डेटा मिलता है तो ट्राई टू एनालाइज दैट डेटा। ये नहीं कि अपने आप क्या कर लिए, मन में कुछ भी बना लिए और बस डेटा देख ले कि हाँ ये डेटा है, नहीं, उस डेटा का मतलब क्या है उसको जानने का प्रयास करिए। ये डेटा आपको क्या कहानी बता रही है उसको समझने क्या करिए, प्रयास करिए। जैसे कि आपका नंबर्स क्या बताता है, ये नंबर्स डेटा है ना, आपका रिजल्ट कार्ड में डेटा लिखा रहता है,
उस डेटा को एनालाइज करके आप क्या समझ सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं, किस सब्जेक्ट में कमजोर नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, या फिर पूरा हर सब्जेक्ट अच्छा है या फिर कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, आप कितने कैपेबल है कितने कैपेबल नहीं है, वो डेटा क्या करता है आपको बताता है। वैसे जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा क्या करते हैं एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आता है क्या कि इस डेटा से हमें क्या समझना है, और अपने आप में आपका क्या होता है ज्ञान वर्धन होता है, आप नई चीजों को समझ पाते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर को समझने का प्रयास करेंगे। मेंटल प्रोसेस क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है। नाउ साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेस क्या होता है, साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेस में क्या पढ़ना होता है, इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। कोई कब क्या एक्सपीरियंस करेगा ये उस पर डिपेंड करता है जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसको हम लोग अभी समझे नहीं। आपको किसी घटना को लेकर आप क्या एक्सपीरियंस करिएगा इस बात पर डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस करने वाला व्यक्ति कौन है। नाउ हम अपने मेंटल प्रोसेस का यूज करते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व मेंटल प्रोसेस का यूज करते हैं जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या जब सोचते हैं, या कुछ जानना चाहते हैं, या कुछ याद रखना चाहते हैं। तो अभी ये भी क्या कर चुके हैं हम लोग देख चुके हैं। अब मैं एक बात आपको बोलता हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग को समझना चाहिए और इस बात को शेयर करना चाहिए, और आप किसी ऐसे पोस्ट पे हैं या स्कूल में इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए, या पेरेंट्स को और टीचर्स को भी इस बात पे फोकस देना चाहिए। क्या एजुकेशन में 4 चीज इंप्लीमेंट कीजिए। पहला, एजुकेशन में 4 चीज इंप्लीमेंट करना क्या है जरूरी। पहला कि एक अच्छे से सिलेबस डिजाइन कीजिए, फर्स्ट थिंग। दूसरा, एक टफ एग्जाम लीजिए। तीसरा, पूरे सिलेबस से पेपर बनेगा। चौथा, जब तक 70% मार्क्स नहीं आता है तब तक अगले क्लास में प्रमोट नहीं कीजिए। तो 4 चीज करिए। पहला क्या, अच्छे से एग्जाम लो, सिलेबस अच्छे से डिजाइन करो, और जब तक 70% ना आए तब तक अगले क्लास में ट्रांसफर ना करो, उसको अगले क्लास में प्रमोट ना करो। और दूसरा, पूरे सिलेबस से क्वेश्चन दीजिए। तो अपने आप देखिएगा इंडिया गजब लेवल का क्या करेगा, ग्रो करेगा। जब तक ये नहीं होगा इंडिया ग्रो करने वाला नहीं है। चलिए।